हेलो कोडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो ICD-10 CM वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है नियोप्लाज्म, उसका हम यहाँ पे लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम जो बाकी की गाइडलाइंस हमने यहाँ पे हमारी रह गई है डिस्कस करने को, उनको हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है करंट मैलिग्नेंसी वर्सेज पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो इस गाइडलाइन को हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ एक्सप्लोर किया था कि अगर यहाँ पे पेशेंट को पहले यहाँ पे मैलिग्नेंसी थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिमूव कर दी गई है, इरेडिकेट कर दी गई है, ठीक है। और अगर यहाँ वहाँ पे अगर उस साइड पे अगर करंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो हम उसको यहाँ पे क्या एज अ पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड हम यहाँ पे उसके लिए कोड करेंगे, ठीक है। वही अगर यहाँ पे पेशेंट को पास्ट में कोई सी मैलिग्नेंसी थी जिसको यहाँ पे इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर करंट में उस साइड पर ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या हिस्ट्री वाला कोड ना देते हुए वहाँ पे हम यहाँ पे जो उसकी करंट मैलिग्नेंसी वाला जो कोड है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो हमारे कोड है पर्सनल हिस्ट्री वाले मैलिग्नेंसी के लिए, तो उसमें यहाँ पे Z85.0 से लेके हमारे Z85.85 वाली जो ये जो कोड है, ठीक है, ये हमें कब यूज करना है हमारा पर्सनल हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के लिए, ठीक है, ना कि सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोड है Z85.89, ठीक है। ये जो हमारा कोड है Z85.89, इसको हम यहाँ पे प्राइमरी मैलिग्नेंसी के लिए भी कोड कर सकते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के लिए भी हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म की हिस्ट्री के लिए कोड करना है तो यहाँ पे हमें 085.0 से लेके 085.85, ठीक है, इस कैटेगरी में से यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा एंड मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म इन रेमिशन वर्सेस पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारे कोड्स हैं ल्यूकेमिया के लिए, और हमारे जो C90 कैटेगरी वाले जो कोड्स हैं मल्टीपल माइलोमा एंड मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, ठीक है। तो इन कोड्स में हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारी कंडीशन है नियोप्लाज्म की, वो हमारे यहाँ पे क्या रिमिशन में है या फिर नहीं है, या फिर पेशेंट रिलैप्स में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ये चेक करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे इसके पर्सनल हिस्ट्री वाले कोड्स भी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमें इसकी पर्सनल हिस्ट्री है या फिर करंट में इसको ये सारी कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर लेते हैं हमारे यहाँ पे इन रेमिशन और इन रिलैप्स का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो इन रेमिशन का मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट है जिसको भी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रोसीजर यहाँ पे उसको चल रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, डिसीज यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इन रेमिशन, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे है इन रिलैप्स, ठीक है। तो रिलैप्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्टिकुलर डिसीज था या फिर न्यूप्लाज्म था, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या रेमिशन में चल रहा था, मतलब कि वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब वापस से यहाँ पे क्या वो कंडीशन वोर्स होने लगी है, खराब होने लगी, वापस से उसके सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है, वो कंडीशन और बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमारी क्या इन रिलैप्स कहलाती है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे क्या इस गाइडलाइन में यही बोलती है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि हमारी जो कंडीशन है वो इन रेमिशन में है या फिर नॉट हैविंग अचीव्ड रेमिशन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर ये क्लियरली यहाँ पे अगर मेंशन नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइडर को क्वेरी करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं C90 वाली कैटेगरी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको नॉट हैविंग अचीव्ड रेमिशन वाला अलग कोड है, इन रेमिशन के लिए अलग कोड है, इन रिलैप्स के लिए अलग कोड है, ठीक है। वहीं अगर पर्सनल हिस्ट्री है तो हमारे पास यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड है Z85.79, जैसे कि पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अदर मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ लिम्फोइड हेमेटोपोएटिक एंड रिलेटेड टिश्यूज, ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सा ट्रांसप्लांट ऑर्गन है, ठीक है, जिसका कि भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया है, अगर उस ऑर्गन पे अगर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म हमारा हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें याद किया सबसे पहले जो हमारा कोड जाएगा वो माना जाएगा T86 कैटेगरी से, ठीक है। तो ये कैटेगरी हमारे यहाँ पे क्या दर्शाती है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ठीक है। तो अगर किसी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में अगर कुछ कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या ये T86 कैटेगरी से हमारे पास यहाँ पे कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या T86 कैटेगरी से हमें यहाँ पे कोड यूज करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे जो कोड करेंगे वो हमारा रहेगा C80.2 मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांट ऑर्गन। ये बताने के लिए कि ये जो हमारा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन था, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या इस पे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। देन लास्ट में हमें यहाँ पे कोड यूज करना है जिस भी टाइप की मैलिग्नेंसी, मतलब कि जिस भी टाइप का कैंसर यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे क्या थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये जो इसका कोड है C80.2, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे टेबुलर लिस्ट में लीड करोगे जाओगे
तो इसका डिस्क्रिप्शन बोल रहा है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ठीक है। तो ये कोड भी आपको यहाँ प्रॉपरली गाइड कर रहा है कि आपको यहाँ पे इससे पहले कौन सा कोड करना है, इसके बाद में कौन सा कोड करना है। तो ये बोल रहा है कि कोड फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या T86 कैटेगरी में सबसे पहले कोड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या इस ये जो कोड है C80.2 इसको कोड करने के बाद में आपको यहाँ पे जिस भी टाइप की मैलिग्नेंसी मतलब नियोप्लाज्म है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी एक एग्जांपल समझते हैं। ये जो हमारी T86 कैटेगरी है, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे लीड करने जाओगे तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे कोड मिलेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को क्या किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे हुई थी और उसको वहाँ पे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे T86 कैटेगरी में से, जो कि हमारा बता रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोड है T86.10, ये हमारे किसके लिए अनस्पेसिफाइड कॉम्प्लिकेशन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। देन है कि अगर रिजेक्शन अगर होता है तो हम यहाँ पे 1-1 वाला कोड यूज करेंगे, फेलियर अगर होता है तो 1-2 वाला कोड यूज करेंगे। अगर ये जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसमें अगर हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो हम 1-3 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमारे यहाँ पे क्या न्यूप्लाज्म हो गया उस कंडीशन में, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में हमारे यहाँ पे न्यूप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ये जो कोड है T86.19 अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जिस भी ऑर्गन का यहाँ पे न्यूप्लाज्म है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसका जो अदर कॉम्प्लिकेशन वाला जो कोड है उसको यहाँ पे आपको ऐसे PDX में यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, ठीक है। तो ये जो हमारा है ब्रीस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड, जिसको हम यहाँ पे क्या BIALCL भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो कोड है। C84.7A जो कि हमारा क्या दर्शाता है एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा ALK नेगेटिव ब्रीस्ट, ठीक है, फॉर BIALCL, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे इसका दूसरा कोड है C84.7B, ठीक है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ये जो हमारा जिस भी हमने डिस्कस किया था ब्रीस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड लार्ज सेल लिम्फोमा, ये हमारा अगर इन रिमिशन में होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे C84.7B वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि रिमिशन में है या फिर नहीं है, नहीं होगा तो हम यहाँ पे ये जो कोड है C84.7A वाला कोड यूज करेंगे। अगर इन रिमिशन होगा तो हम यहाँ पे C84.7B वाला कोड यूज करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट गाइडलाइन है सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो लिम्फोइड टिश्यू का नियोप्लाज्म का मतलब है हमारे यहाँ पे क्या हुआ जो लिम्फ नोड है, ठीक है, उसमें अगर हमारे यहाँ पे नियोप्लाज्म हो जाता है तो वो हमारे क्या लिम्फोइड नियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर ये जो हमारा सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है हमारा लिम्फोइड टिश्यू का, ठीक है, मतलब कि ये जो लिम्फ नोड से अलावा भी अगर यहाँ पे ऑर्गन किसी और दूसरे ऑर्गन पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है C81.C85, ठीक है, ये हमारे किसके लिए मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ लिम्फोइड टिश्यू वाले कोड है, ठीक है। तो इन ये जो हमारे कैटेगरी कोड्स हैं, ठीक है, इनमें से आपको यहाँ पे जो लास्ट डिजिट जो रहेगी, ठीक है, जो कोड्स का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे दर्शाना चाहिए कि मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ सॉलिड ऑर्गन साइट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम में लिखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द मेटास्टेसिस ऑफ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर पेशेंट को लार्ज सेल बी लिम्फोमा है, ठीक है, जो कि मेटास्टेसाइज मतलब कि यहाँ पे क्या स्प्रेड हो गया है कहाँ पे लंग पे, ब्रेन पे और लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड पे, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें यहाँ पे लार्ज बी सेल लिम्फोमा का हम यहाँ पे कोड करेंगे, लेकिन जितनी भी साइट है उनके लिए हम यहाँ पे क्या अलग अलग सेकेंडरी साइड वाला कोड करेंगे, ठीक है। ये ना करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है लार्ज सेल बी लिम्फोमा, ठीक है, इसका हम यहाँ पे ऐसा कोड पिक करेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे बोलेगा कि लार्ज सेल बी लिम्फोमा अदर एक्सटर्नल एंड सॉलिड ऑर्गन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है C83.398 डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा ऑफ अदर एक्सटर्नल नोडल एंड सॉलिड ऑर्गन साइड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को अगर जो ये जो हमारा लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, अगर इसका मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, ठीक है, तो अगर ये लिम्फ नोड तक सीमित है तब तक तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर लिम्फ नोड से परे अगर यहाँ पे किसी ऑर्गन में या फिर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हमारे यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या उसके लिए यहाँ पे इसकी सेकेंडरी साइड वाला कोड यूज ना करते हुए हम यहाँ पे यही सेम वाला कोड यूज करेंगे जिसका ये जो हमारा लास्ट डिजिट जो हमारा रहता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे बोलेगा कि अदर एक्सटर्नल एंड सॉलिड ऑर्गन साइड, ठीक है। अभी हम कुछ सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं। द पेशेंट अक्यूट
माइलॉइड ल्यूकेमिया इज इन रेमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इन रेमिशन रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या इस कोड को चेक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन रेमिशन के लिए हमें यहाँ पे क्या स्पेसिफिक कोड देखने को मिल जाएगा C92T2.01, ठीक है। देन नेक्स्ट है पेशेंट एडमिटेड टू अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी टू रिकवर फ्रॉम मेजर सर्जरी फॉर कोलन कैंसर, पेशेंट विल अंडरगो कीमोथेरेपी आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। तभी इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन है कि अगर यहाँ पे पेशेंट क्या किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए यहाँ पे क्या सर्जरी करवा चुका है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन है कि अगर यहाँ पे पेशेंट का किसी भी पर्टिकुलर सर्जरी करवाने के बाद में आफ्टर केयर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या आफ्टर केयर वाला कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में आया है टू रिकवर फ्रॉम मेजर सर्जरी फॉर कोलन कैंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या कोलन कैंसर के लिए मतलब नियोप्लाज्म के लिए यहाँ पे इसकी सर्जरी हुई, ठीक है। मैंने सर्जरी के बाद में रिकवर होने के लिए यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा आफ्टर केयर वाला जो कोड है Z48.3, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि हमें बताता है कि सर्जिकल आफ्टर केयर फॉलोइंग सर्जरी फॉर नियोप्लाज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या ये जो जिस भी टाइप का हमारे यहाँ पे नियोप्लाज्म है उसका हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा नियोप्लाज्म है, कोलन कैंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोलन कैंसर के लिए C18.9 वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है पेशेंट हैड अ सर्विलेंस सिस्टोस्कोपी डन बिकॉज ऑफ प्रीवियस ब्लैडर कैंसर दैट हैज सर्जिकली रिमूव्ड, नो एविडेंस ऑफ रिकरेंस वाज फाउंड, द पेशेंट विल फॉलो अप इन 3 months, ठीक है। तो अभी फॉलो अप के रिगार्डिंग भी हमारे पास एक गाइडलाइन है कि अगर यहाँ पे पेशेंट क्या किसी पर्टिकुलर जो नियोप्लाज्म है, ठीक है, या फिर डिसीज है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे क्या करंट में उस साइड पे कोई सा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर ये उसी कंडीशन के लिए अगर यहाँ पे पेशेंट वापस से आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या फॉलोअप बोलते हैं, ठीक है। और फॉलोअप के केस में मैं यहाँ पे क्या सबसे पहले जो फॉलोअप वाला जो कोड है जेड सीरीज का, उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। देन इसके बाद में हम जिस भी कंडीशन के लिए वहाँ पे पेशेंट फॉलोअप करवाने आ रहा है उसको हम यहाँ पे क्या पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो भी हमारे केस में यहाँ पे पेशेंट क्या सर्विलेंस हिस्ट्रोस्कोपी यहाँ पे उसने करवाई है, क्या क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या ब्लैडर कैंसर था, ठीक है, जो कि यहाँ पे सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी देन यहाँ पे आगे इन्होंने बताया भी कि नो एविडेंस ऑफ रिकरेंस फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे कोई रिकरेंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले कोड यूज करेंगे Z08, तो ये हमारा किसके लिए कि फॉलोअप फॉर हमारा मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ठीक है। मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म के लिए अगर फॉलोअप करवाने आता है तो हम यहाँ पे क्या Z08 वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे ये जो हमारा ब्लैडर कैंसर था, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या इसका पर्सनल हिस्ट्री वाला कोड यूज करेंगे Z85.51। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, पेशेंट हैड अ लीवर ट्रांसप्लांट 2 years ago, ठीक है। तो अभी ये हमारी क्या ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन वाली सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यहाँ पे हुए है, ठीक है। अब पेशेंट को यहाँ पे क्या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था 2 साल पहले, ठीक है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेड लीवर था यहीं पे इसको क्या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी। इस केस में हम यहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या T86 वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, इससे हम यहाँ पे कोड यूज करते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हमारा कौन सा ट्रांसप्लांट ऑर्गन है, हमारा लीवर है, ठीक है। तो लीवर के लिए अगर यहाँ पे आप ये जो T86 कैटेगरी वाला कोड यहाँ पे चेक करोगे अदर कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे कोड आएगा T86.49, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारा जो सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा C80.2, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है C80.2 ये हमारा बताता है कि जो हमारा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसमें हमारे यहाँ पे नियोप्लाज्म हो गया है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके बाद में जो हमारा थर्ड कोड जाएगा वो हमारा जाता है मेलिग्नेंसी के लिए, मतलब कि जिस भी टाइप का नियोप्लाज्म या फिर कैंसर पेशेंट को है, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। इसके लिए अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड जाएगा C22.0, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे क्या एक और कोड करना पड़ता है इस केस में, जबकि किसी भी प्रोसीजर के बाद में या फिर ट्रांसप्लांट के बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन निकल के आती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या एक Y सीरीज वाला कोड यूज करते हैं। तो हमें इस केस में आप क्या Y83.0 ये वाला कोड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर कंट्रोल ऑफ बैक पेन ड्यू टू वर्टिब्रल मेटास्टेसिस, पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, आफ्टर पेन मेडिकेशन वर एडजस्टेड एंड पेन वाज कंट्रोल्ड, ही वाज डिस्चार्ज टू हॉस्पिटल केयर, ठीक है। तो भी ये जो हमारा सिनेरियो है वो हमारा क्या नियोप्लाज्म रिलेटेड पेन वाली गाइडलाइन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी गाइडलाइन। तो यहाँ पे क्या पेशेंट किसके लिए आया है, बैक पेन को कंट्रोल करवाने के लिए आया है, ठीक है। और ये जो हमारा बैक पेन है वो हमारा किसकी वजह से है, ड्यू टू वर्टिब्रल मेटास्टेसिस, ठीक है। तो वर्टिब्रा पे यहाँ पे क्या मेटास्टेटिक कैंसर हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, ठीक है।
आगे उन्होंने बताया भी है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि आफ्टर पेन मेडिकेशन वर एडजस्ट एंड पेन वाज कंट्रोल ही वाज डिस्चार्ज टू होम, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पेन मेडिकेशन यहाँ पे देके इसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि इस सिनेरियो में यहाँ पे यही चेक करना है कि पेशेंट रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, मतलब पेन के ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके मैनेजमेंट के लिए आया या फिर हमारे नियोप्लाज्म के मैनेजमेंट के लिए आया, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोट करते हैं, ठीक है। तो भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि आफ्टर पेन मेडिकेशन वर एडजस्टेड, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या पेन का यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है G89.3 नियोप्लाज्म रिलेटेड पेन, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोड करना है हमारा जिस भी टाइप का हमारे पास यहाँ पे नियोप्लाज्म है, ठीक है। तो अभी हमारे केस में यहाँ पे क्या पेशेंट को क्या वर्टिकल मेटास्टेसिस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे क्या सेकेंडरी साइट है, सेकेंडरी मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ वर्टिब्रा। तो हम यहाँ पे C79.51 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे इन्होंने बता भी रखा है कि हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो इसकी जो प्राइमरी साइट थी वो हमारे का प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका हिस्ट्री कोड करेंगे Z85.46। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर बैक पेन ड्यू टू वर्टिब्रल मेटास्टेसिस An MRI indicates that the disease has progressed. Patient has a history of prostate cancer. Beam radiation with heavily particles was administered, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ है बैक पेन के लिए ड्यू टू वर्टिब्रल मेटास्टेसिस, ठीक है। वर्टिब्रल मेटास्टेसिस की वजह से यहाँ पे पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, ठीक है। एंड एमआरआई इंडिकेट्स दैट द डिसीज हैज प्रोग्रेस्ड। यहाँ पे क्या उसकी एमआरआई की गई, वो बता रहा है कि डिसीज यहाँ पे प्रोग्रेस कर गई है और पेशेंट को यहाँ पे क्या हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर भी है, ठीक है। तो अगर आगे आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम में बताया कि बीम रेडिएशन विथ हैवी पार्टिकल्स आर एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बीम रेडिएशन मतलब कि यहाँ पे क्या रेडियोथेरेपी यहाँ पे पेशेंट को दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेन मैनेजमेंट ना होकर यहाँ पे क्या रेडिएशन थेरेपी दी गई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि अगर पेशेंट नियोप्लाज्म के ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो यहाँ पे ये जो नियोप्लाज्म वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ पे क्या एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका ये जो हमारा वर्टिब्रल मेटास्टेसिस सेकेंडरी साइट वाला जो हमारा कोड है इसको मैं यहाँ पे प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करेंगे C79.51। देन इसके बाद में जो हमारा कोड रहेगा पेन ड्यू टू नियोप्लाज्म G89.3 ये वाला कोड यूज करेंगे। देन इसके बाद हम ये जो हमारा कोड था Z85.46 ये वाला कोड हम यहाँ पे इसके बाद में यूज करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।